बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी हुड। एज़ यू नो कि हमने अपने लास्ट सब सेक्शन में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था रिगार्डिंग टू द MD केमिस्ट्री एंड दैट वाज योर लिक्विड्स। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए अपनी डिस्कशन को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे और आज हम जो सब सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका सॉल्युबिलिटी, यानी कि किसी भी लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी, उसकी सलाहियत कितनी होगी सॉल्युबल होने की। सबसे पहली बात इससे रिगार्डिंग आपको पता है कि लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, यानी कि हमेशा जो लाइक यानी कि अब यहाँ पर बात किस तरह से हो रही है, लाइक यू हैव अ नॉन पोलर सब्सटेंस। अगर आपके पास कोई नॉन पोलर सब्सटेंस है तो वो याद रखिएगा नॉन पोलर सब्सटेंस के अंदर ही डिज़ोल्व होगा। अगर आपके पास कोई पोलर सब्सटेंस है तो याद रखिएगा वो आपके पास पोलर, आप बोल सकते हो सॉल्वेंट के अंदर ही डिज़ोल्व होगा। अब अगर आप इसकी एग्जांपल लेना चाहो तो आपके एलिमेंट्स कितने सारे मौजूद हैं जो आपके पोलर हैं, आप जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, आयोनिक बॉन्डिंग हो, वो सारे के सारे आपके पास पोलर हैं। लाइक यू हैव NaCl एक आयोनिक बॉन्ड आपके पास फॉर्म करता है, और लाइक यू हैव अ वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों के दोनों आपके पास क्या है, पोलर हैं। दैट्स वाई जब भी आप सोडियम क्लोराइड को H2O के अंदर अगर डिज़ोल्व करोगे तो वो डिज़ोल्व। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं हमारे अल्कलाइन, यू हैव अल्केन्स, जो भी आपके पास अल्केन्स मौजूद हैं वो सारे के सारे नॉन पोलर हैं, ठीक है जी, और दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर हमने क्या डिस्कस किया अभी कि वो पोलर है, इसीलिए अल्केन जो कि नॉन पोलर हैं तो वो जाहिर सी बात है अब नॉन पोलर हैं तो पोलर के अंदर किस तरह डिज़ोल्व। एक और एग्जांपल से समझते हैं। अल्कोहल्स जो कंपाउंड्स आपके पास मौजूद हैं, जितने भी अल्कोहल्स आपके पास मौजूद हैं उनकी अगर आप सोल्यूबिलिटी चेक करो ना वो भी सॉल्युबल हैं। क्यों? अब क्या हुआ इसमें, क्या इसमें वाकई कोई पोलर सब्सटेंस मौजूद होगा? इसके डिटेल स्ट्रक्चर को हम इसके सबसेक्शन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात आपने क्या याद रखनी है, इनका हाईली बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये बात आपने कंपल्सरी याद रखनी है कि अल्कोहल्स हैव द हाईली बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है जी। और दूसरी बात ये जो है ये वाटर के अंदर भी सॉल्युबल हैं, ठीक है जी। लेट्स राइट इट। सो दे आर सॉल्युबल इन वाटर एज वेल। क्यों इसकी वजह क्या है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इनके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप बोल सकते हो मौजूद होती है कंपाउंड्स के अंदर, जो कि इनको डिज़ोल्व करने में हेल्प करती है इनटू द वाटर। यू मस्ट रिमेंबर दैट फैक्ट फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। अगर आप बात करो कार्बोलिक एसिड्स की, जो आपके पास कार्बोलिक एसिड्स मौजूद हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, तो अगर आप इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें ना तो ये भी याद रखिएगा कि ये भी वाटर के अंदर ईजीली सॉल्युबल्स हैं, ठीक है जी। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, यू मस्ट रिमेंबर दैट फैक्ट। और दूसरी बात, इनका भी हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है आपके पास। इसको हम मज़ीद इसके डेंस जाके इसके स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे। इसका भी हमारे पास एक सबसेक्शन आप बोल सकते हैं, एक चैप्टर अवेलेबल है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, जिसको हम तफसील से इंशाल्लाह स्टडी करेंगे, ठीक है जी। तो कार्बोक्सिलिक ये भी आपके पास सॉल्युबल है। क्यों इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास मौजूद है। दैट्स वाई दे आर ऑल्सो सॉल्युबल इन द वाटर। ओके स्टूडेंट्स, सो कहने का मकसद सिर्फ इतना था कि ये सारे सॉल्युबल हैं। सॉल्युबिलिटी हमेशा याद रखिएगा लाइक डिज़ोल्व लाइक। जो नॉन पोलर होगा वो नॉन पोलर को डिज़ोल्व करेगा और जो पोलर होगा वो पोलर को डिज़ोल्व। एक और टॉपिक आ जाता है, एक और सबसेक्शन आ जाता है हमारे पास, वो है आपकी विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी क्या है हमारे पास, ठीक है। तो विस्कोसिटी क्या है बेसिकली आपके पास, सबसे पहली बात आपने याद रखनी है और वो क्या है कि विस्कोसिटी जो होती है किसी भी कंपाउंड के अंदर, यानी कि उसका वो कितना वो गाढ़ा आप बोल सकते हो। तो विस्कोसिटी जो है ना वो कंपाउंड्स के अंदर जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा उसके अंदर मौजूद होगी उतना ज़्यादा वो विस्कस कंपाउंड होगा, आप ऐसा बोल सकते हो। तो दिस विस्कोसिटी इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन। अगर हम इसका रिलेशन लिखें तो आप इसका रिलेशन किस तरह से फॉर्म करोगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग
कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कौन? आपकी विस्कोसिटी। जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक कंपाउंड के अंदर मौजूद होगी उतनी ज़्यादा वो कंपाउंड जो है वो आपके पास विस्कस होगा, यानी उसकी विस्कोसिटी जो है वो डिपेंड करती है, वो भी डायरेक्टली डिपेंड करती है ऑन टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक और पॉइंट, और वो आपके पास आ जाता है एवापोरेशन। अब ये एवापोरेशन क्या है? एवापोरेशन हमें पता है कि वेपर्स का बनना, आप बोल सकते हो वाटर वेपर्स का बनना। तो वो वाटर वेपर्स, अब क्या लिक्विड के वाटर वेपर्स किस पर डिपेंडेड हैं, क्यों है, इसको भी डिस्कस करते हैं अभी। सबसे पहली बात एवापोरेशन है क्या? आप अगर किसी सपोज़ करें आपके पास कोई बाउल है, उसके अंदर वाटर फिल्ड है, आप उस वाटर को हीट करते हो और वो उसके अंदर जो एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट आती है, उसके अंदर जो एक हल्की सी मूवमेंट आती है ना, बेसिकली उस वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर आने वाली स्पॉन्टेनियस मूवमेंट को ही हम बोलते हैं एवापोरेशन। ठीक है जी, सो लेट्स राइट द डेफिनेशन। एक और रिमेंबरिंग पॉइंट है, और वो पता है आपको क्या है? वो ये है कि ये जो प्रोसेस है ना, ये बेसिकली आपके पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यू मस्ट रिमेंबर दैट फैक्ट कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अभी एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है, इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। आप अगर चाहो तो वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, जितने भी हमारे पास चैप्टर्स आने वाले हैं उनके अंदर ही हम इसको डिटेल से। एक और चीज़, एक्सोथर्मिक बेसिकली ये एक कूलिंग प्रोसेस, आप बोल सकते हो कि एक वाटर है, जब आप उसको हीट करते हो तो वो एवोपोरेट होके एटमॉस्फेयर में जाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वो उसको कूलिंग करना। अब ये देखें, हमने कंटेनर ड्रॉ किया है, अब आप इसको हीट कर रहे हो, ये इस कंटेनर में जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये कोलाइड करेंगे, ये आगे जो इसके मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं ये उनको धक्का देंगे। दैट्स वाई जो फर्स्ट लेयर है ना, ये एटमॉस्फेयर के अंदर आप बोल सकते हो स्कैटर्ड आउट हो जाएगी। ये एटमॉस्फेयर में ये मॉलिक्यूल्स सारे के सारे चले जाएंगे। ठीक है जी, तो एवापोरेशन बेसिकली आप क्या बोल सकते हो कि एक ऐसा प्रोसेस है जिस पर अगर आप हीट करो ना तो वो जो मॉलिक्यूल्स जो डेंस रीजन में मौजूद हैं वो ऊपर मौजूद रहने वाला है, और जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको वो धक्का देते हैं। दैट्स वाई वो हवा के अंदर उनका वेट जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता पहले उनका वेट जो है ना वो रिड्यूस होता शुरू हो जाता है। अब वो बिल्कुल इस काबिल है कि वो हवा में जा सकते हैं। दैट्स वाई फिर वो हवा के अंदर एक वाटर वेपर्स की सूरत में वो मूव करके चले जाते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर। यू मस्ट रिमेंबर दैट फैक्ट। इससे रिलेटेड हमारे पास एक और टर्म इंट्रोड्यूस होती है और वो है आपकी वेपोराइजेशन। क्या है अब ये वेपोराइजेशन? देखें, सम पीपल जो है ना वो कुछ लोग इससे इख्तलाफात रखते हैं कि वेपोराइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है ना वो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या मतलब, कैसा नहीं होना चाहिए? ये जो वेपोराइजेशन है बेसिकली ये डिफ़ाइन करता है कि मॉलिक्यूल्स जो कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू द वेपर्स हीटिंग की वजह से, ये वेपोराइजेशन का कॉन्सेप्ट है। लेकिन कुछ इख्तलाफात रखते हैं इनसे कि ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि इट इज़ व्हाट, इट इज़ जस्ट द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड, ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वेपर्स बाय waiting. Okay, so here is your definition के it is what, it is just the conversion of liquids, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो into the vapors की सूरत में by हीटिंग की वजह से फ्लो करके चले जाएं। ठीक है जी, अब डिस्कस करते हैं कि वो फैक्टर्स जो ऑफ एवापोरेशन, जो फैक्टर्स जो हैं वो एवापोरेशन को अफेक्ट कर रहे हैं, बेसिकली अब उनको डिस्कस करते हैं। तो आप खुद इमेजिन करो कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो फैक्टर्स यानी कि एवापोरेशन को रोक सकती हैं। ठीक है जी, अगर आप नोट करो तो इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान ज़रूर कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़रूर मौजूद होंगी, ऑफकोर्सली मौजूद होंगी। लिक्विड्स हैं और लिक्विड्स के अंदर होती ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। तो याद रखिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो स्टॉप करती हैं एवापोरेशन के प्रोसेस को, इसीलिए हम इसके रिलेशन को
इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेते हैं। क्या मतलब है इसका कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितनी स्ट्रॉन्ग होंगी ना, बेसिकली ये एवापोरेशन के प्रोसेस को उतना ही स्टॉप करने की पूरी कोशिश करेंगी। ये तो आपके पास आ गया एक फैक्टर। ठीक है जी, एक और चीज़, वो क्या, वो बॉइलिंग पॉइंट। इन लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट, आपको पता है कि लिक्विड्स का कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट भी होगा और वो भी एवापोरेशन को अफेक्ट करेगा। तो याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एवापोरेशन। क्या मतलब है इसका, एवापोरेशन के इन्वर्सली, यानी कि अगर जितना ज़्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा ना, उतनी कम एवापोरेशन होगी, और जितनी ज़्यादा एवापोरेशन होगी वो इसके बॉइलिंग पॉइंट को रिड्यूस करती हुई जाएगी। वेरी सिंपल रिलेशनशिप। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास एक और रिलेशनशिप। एक और बात, अगर आप इसका सरफेस एरिया देखो, यानी कंटेनर का सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा या जितना छोटा होगा, इनका रिलेशनशिप क्या होगा। सो याद रखिएगा, सरफेस एरिया, एक तो कंटेनर का सरफेस एरिया और दूसरी कंटेनर की साइज़। ठीक है जी, एक सरफेस एरिया, दूसरा साइज़। और तीसरी बात आपको पता है वो क्या है, स्पीड ऑफ एयर। एयर की स्पीड भी डिपेंड करती है। और चौथी बात, टेम्परेचर। ये चारों के चारों फैक्टर्स जो है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द एवापोरेशन। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा एवापोरेशन, जितनी ज़्यादा साइज़ ऑफ द कंटेनर उतनी ज़्यादा एवापोरेशन, जितना ज़्यादा स्पीड ऑफ एयर उतना ज़्यादा एवापोरेशन। एंड लास्टली वी हैव द टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा एवापोरेशन। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स थे जो कि इफेक्ट कर सकते थे टू द रेट ऑफ द एवापोरेशन, जो कि हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो चुके होंगे। नाउ मूविंग आवर नेक्स्ट तो टॉपिक। बेसिकली आपके पास वेपर प्रेशर क्या है। वेपर प्रेशर को समझने पहले आप एक कंसीडर कर लें एक सिचुएशन। ये आपने एक कंटेनर है, आपने उसको एक लिड से ढका हुआ है। अब यहाँ पर आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बॉयल हो गए, उसको आपने हीट प्रोवाइड की हुई है। अब वो मॉलिक्यूल्स जो है वो कुछ कंटेनर की वॉल्स से जाके टकराएंगे और कुछ बाउंस बैक होंगे और उनको वाटर के मॉलिक्यूल्स अगेन कैच कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हो, एक पहले मॉलिक्यूल गए कंटेनर की तरफ, फिर कंटेनर ने दोबारा धक्का दिया। ये इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है, इक्विलिब्रियम कंस्ट्रक्ट नहीं हो रहा। क्या यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम कंस्ट्रक्ट हो रहा है? यस, ऑफ कोर्स। तो आप किस तरह से डिफाइन करोगे वेपर प्रेशर को? तो द प्रेशर एक्सर्टेड, वो प्रेशर एक्सर्ट किया गया हो बाय द वेपर्स ऑफ वाटर एंड कंटेनर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। वो प्रेशर जो आपके पास एक वेपर्स, जो वाटर के वेपर्स उन्होंने किया हो या तो फिर कंटेनर की तरफ से हुआ हो, तो इस सिचुएशन को हम इक्विलिब्रियम स्टेट भी बोलते हैं। और ऐसे प्रेशर आपके पास क्या कहलाते हैं? वेपर्स प्रेशर। ऑफ कोर्स ये वर्ड से ही वो दिख रहा है साफ साफ कि वो प्रेशर जो वेपर ने अप्लाई किया। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम क्यों आ रहा है? इसको इतना कॉम्प्लिकेट क्यों बना रहा है? बेसिकली इक्विलिब्रियम स्टेट हमें ये बता रहा है कि जो रेट ऑफ एवापोरेशन है, जो आपके पास रेट ऑफ एवापोरेशन है इज इक्वल टू द रेट ऑफ किसका रेट? ऑफ कोर्सली कंडेंसेशन का। क्योंकि आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल जब वो कंडेंस होते हैं, कंडेंसेशन के प्रोसेस के बाद ही वो लिक्विड में ट्रांसफर होते हैं। तो ये हैं आपके वेपर प्रेशर। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे वेपर प्रेशर को? अपनी कहानी को ज्यादा लंबा खींचना हमें नहीं आता, सिंपल जो बात है वही डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके पास अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले अगर हम टाइम को देखें, टेम्परेचर को देखें,
और वेपर प्रेशर को देखें। अगर चाह आपके पास टेम्परेचर 0 हो तो वेपर प्रेशर आपके पास कितना होगा, वो तकरीबन तकरीबन 4.579 होगा। किसका? चाहे वो आप किसी भी मॉलिक्यूल का कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा अगर वो टेम्परेचर 100 हो, यानी 0 से वो 10 डिग्री हो जाता है, अगर वो 10 डिग्री हो जाता है तो फिर वो कितना होगा, 9.24 समथिंग, वो उसका वेपर प्रेशर हो जाएगा। तो ये है आपके पास डिफरेंसेस। अब फैक्टर्स कौन से आ जाते हैं हमारे पास। वेपर प्रेशर जो है, सबसे पहली बात, वो डिपेंड नहीं करता किस किस पे। वेपर प्रेशर डजंट डिपेंड, किस किस पे वो बेसिकली डिपेंड नहीं करता। सबसे पहली बात आ जाती है आपके पास अमाउंट ऑफ द लिक्विड। सबसे पहली बात आपके पास क्या आ जाती है, अमाउंट ऑफ लिक्विड पे वो डिपेंड नहीं करता। दूसरी बात, वो सरफेस एरिया पर भी डिपेंड नहीं करता। और आपको पता है सरफेस एरिया को अगर हम देखें, क्योंकि प्रेशर जो है, एरिया क्या है, प्रेशर। यहाँ पर जो प्रेशर है आपको पता है वो F इक्वल टू है। हम अक्सर फोर्स देख लेते हैं, प्रेशर देख लेते हैं, व्हाट अबाउट द एरिया। अगर आप इसका एरिया इंक्रीज करोगे तो ऑफकोर्सली प्रेशर इसके इनवर्सली है, एरिया इंक्रीज करने से प्रेशर डिक्रीज होगा। तो इसीलिए वेपर प्रेशर डजंट डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया। दूसरी बात, वेपर प्रेशर आपके पास साइज ऑफ द कंटेनर पर भी डिपेंड नहीं करता। किस पे? साइज ऑफ कंटेनर पर भी आपके पास वो डिपेंड नहीं करता। कौन? आपका वेपर प्रेशर। आई होप अभी तक बात क्लियर हो। अब बात कर लेते हैं कि वो बेसिकली डिपेंड किस पे करता है। वो अगर डिपेंड करता है ना, वेपर प्रेशर डिपेंड करता है किस पे? सबसे पहली बात साइज ऑफ मॉलिक्यूल, दूसरी बात इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो हम अपने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक से डिस्कस करते आ रहे हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे वो डिपेंड करता है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, और जितनी उसकी स्ट्रेंथ होगी ना, वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। स्ट्रेंथ जो होगी ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द वेपर प्रेशर। ओके जी, समझ में आ गई बात। क्या यहाँ पर टेम्परेचर का कोई ताल्लुक है? यस, ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स ये आपको पता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना आपके पास ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। तो ये तो बात हो गई डिपेंडेंस की। अब आपके पास एमसीक्यूज किस तरह से आएंगे। एमसीक्यूज आपसे बोलता है कि आपने कुछ बेसिक आपने याद रखने हैं कुछ कंपाउंड्स को, उनके प्रेशर, उनके वेपर प्रेशर के साथ। अब वो कंपाउंड्स कौन से हैं? अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं। तो ये आपने इनकी कंसर्न वैल्यूज को अच्छे से मेमोराइज करना है फॉर द सेक ऑफ योर एग्जाम्स। ठीक है। इसके अलावा अगर हम मेजरमेंट की बात करें वेपर प्रेशर की, तो वो बेसिकली 2 टाइप्स में हमारे पास मेजर किया जाता है। एक तो मैक्रोमेट्रिक, दूसरी बात बैरोमेट्रिक मेथड। अब ये दोनों मेथड में से कॉमन मेथड अगर आप देखो तो वो हमारे पास कौन सा है? मैरोमेट्रिक मेथड। मैरोमेट्रिक मेथड आपके पास एक्यूरेट मेथड भी है। क्यों? क्योंकि आपके पास इसकी एक इक्वेशन आ जाती है, फेमस इक्वेशन है इसकी, और वो क्या है? P इज इक्वल टू पी है प्लस डेल्टा H। तो ये है आपके पास इसकी एग्जाम्पल जो आपने मेमोराइज करनी है फॉर जस्ट आपसे इसके क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, इसके अलावा और कोई टेंशन लेने की बात नहीं। तो यहाँ तक था आपका पूरा का पूरा वेपर प्रेशर। So now let's discuss let's continue our discussion through the topic of the boiling point. बॉइलिंग पॉइंट को अब आप किस तरह से डिफाइन करोगे कि जो वो टेम्परेचर at which
liquids start boiling, वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड्स जो हैं वो बॉइलिंग करना स्टार्ट कर दें, तो ऐसे टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द लिक्विड। अब जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो टेम्परेचर बॉइलिंग जब होती है तो फिर उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है उन वेपर्स के अंदर, जिसे हम वेपर्स प्रेशर बोलते हैं। तो जो वेपर प्रेशर है, जो टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड जब इक्वल हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर को, तो यह भी इस तरह भी हम इसको बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास तीन बेसिक टर्म्स आ जाती हैं, इसकी डिपेंडेंस की बात करते हैं। सबसे पहली बात, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द वेपर प्रेशर। जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, उतना कम उसके अंदर वेपर प्रेशर मौजूद होगा। आई होप आपको ये बात हमने अपने अभी जो हमने वेपर प्रेशर डिस्कस किया उसमें हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करें, जो स्ट्रेंथ है, किसकी स्ट्रेंथ? ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज्यादा उसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट होगी उतनी ही ज्यादा, यानी कि आप देखें अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगी तो उसको तोड़ने में उतनी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रिक्वायर्ड होगी, तो उसका और ज्यादा उसकी मूवमेंट बढ़ती जाएगी। इसके अलावा अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर की, क्योंकि बाहरी भी जो प्रेशर अंदर कंटेनर के लगता है ना, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है क्या उसके ऊपर अफेक्ट पड़ता है? Of course, it is directly proportional to the external pressure. External pressure, ये external pressure के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कौन? आपका बॉइलिंग पॉइंट। इसके अलावा एक इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है जिसके आगे ये नहीं बढ़ सकता, तो इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो आपने याद रखना है, दैट इज 374.4 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे बढ़कर किसी भी ऑब्जेक्ट का बॉइलिंग पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि इससे बढ़कर फिर उसने चेंज हो जाना है इनटू द गैसेस। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको ऑप्शन में दे देंगे, लेट सपोज ऑप्शन में दे देते हैं, ए में दे देते हैं 100, बी में 200 डिग्री सेंटीग्रेड, सी में वो दे देते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और डी में वो दे सकते हैं 400 डिग्री सेंटीग्रेड। और वो पूछते हैं कि बताएं इनमें से कौन सा ऐसा है जो बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, तो ऑफ कोर्स बेस्ट रिस्पॉन्स क्या है हमारे पास? 400, क्योंकि हमें पता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा सिर्फ और सिर्फ 734.44 डिग्री सेंटीग्रेड है। इससे बढ़कर आपके पास किसी भी कंपाउंड बोले, एलिमेंट बोले, उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आ सकता। इसके अलावा हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं जो आपने याद रखनी है, और वो वैल्यूज है, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर एक टेबल मौजूद है जहां पर हमने एक्सटर्नल प्रेशर को लिखा हुआ है। अब आपके पास 23.7 एक्सटर्नल प्रेशर होगा जब आप बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री रखोगे, पर कहाँ? अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। ओके जी। अब आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर 323 है टॉर में, ठीक है, और आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 69। अब यहाँ पर लोकेशन कहाँ होगी, वो ये सारा प्रोसेस हो रहा है माउंट एवरेस्ट पर। अब अगर आपके पास प्रेशर 700 टोर है और आपके पास बॉइलिंग पॉइंट 98 है, तो फिर ये समझ जाएं कि ये मरी की बात हो रही है। अब अगर आपके पास प्रेशर है वो 760 टोर है, बॉइलिंग पॉइंट 100 है, और ये बात हो रही है आपके पास सी लेवल की। इसके अलावा अगर 1489 टोर, ये लास्ट वैल्यू है हमारे पास, और इसके पास बॉइलिंग पॉइंट होगा 120 डिग्री सेल्सियस। ये आप बात कर रहे हो प्रेशर कुकर की, यानी इस टेम्परेचर में आप रह सकते हो। इस टेम्परेचर में आपके जीना हराम हो चुका होगा, पिघल रह गए। अगर इस टेम्परेचर में आप अपना हाथ डालें तो वो जल जाएगा बहुत ही खतरनाक तरीके से।
अगर आप इस टेम्परेचर में अपना हाथ डालो तो उसकी पूरी जो स्किन है वो खत्म हो जाएगी। इस टेम्परेचर में अगर आप अपना हाथ डालो ना तो आपका हाथ ही खत्म हो जाएगा। आई होप कि आपको ये टेबल अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके अलावा हमारे पास कुछ लास्ट टॉपिक्स रहते हैं, उसमें से एक हमारे पास मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी है। Now what is a molar heat of vaporization? The amount of heat, जितना अमाउंट आपके पास हीट का is required to break. अब अमाउंट ऑफ हीट आपके पास चाहिए होगा किसको तोड़ने के लिए? एक मोल को तोड़ने के लिए, किसके? ऑफ इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट उसका जो कितना भी बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है उस एक मोल गैस का या मोलिक्यूल का, उसको तोड़ने के लिए जितना आपको हीट रिक्वायर्ड है वो आपके पास बेसिकली है मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, अब ये इनके अंदर आपको पता है इसके अंदर क्या मौजूद है? आपके पास अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद हैं और इसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? हमने अभी अभी डिस्कस किया 374.44। इससे बढ़ गया अगर तो वो स्टेट ही खत्म हो जाएगी लिक्विड की। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। दूसरी बात, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है किसकी? क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस की ये एक मेजरमेंट है, आप इससे मेजर कर सकते हो कि बेसिकली उस कंपाउंड के अंदर कितनी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तक आपका ये पूरा टॉपिक जो है बॉइलिंग पॉइंट का वो सम अप होता है। इसके अलावा हमारे पास एक लास्ट टॉपिक रहता है, वो है आपके एनर्जेटिक ऑफ फेसिस ऑफ चेंजेस। अगर आप बोलो कि अगर आपने एक समझ लें आपके पास क्या है, ये एक सॉलिड का मॉलिक्यूल है, उसको कन्वर्ट करना है इनटू द लिक्विड और फिर उसको कन्वर्ट करना है आपने गैसेस में। आपको पता है कि अगर हमने सॉलिड से अगर आप लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप क्या करते हो, उसके अंदर आप उसको मोलर हीट ऑफ फ्यूजन आप उसको प्रोवाइड कर देते हो, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन तो आप उसको प्रोवाइड कर दो, वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको लिक्विड में से गैस में जाना है तो आप उसको मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन प्रोवाइड कर दो, और लिक्विड से सॉलिड से डायरेक्ट अगर गैसेस में जाना है तो आप उसको मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन प्रोवाइड कर दो। अब ये सब क्या है? आप अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इसको बोलें, हमें ये लैंग्वेज समझ नहीं आती, सिंपल लैंग्वेज क्या है? सॉलिड को अगर लिक्विड में ट्रांसफर करना है तो सर उसको आप सिंपली बॉयल कर दो। ठीक है जी, उसके बाद सबसे पहले आप उसको मेल्ट कर दो लिक्विड में, फिर लिक्विड में आने के बाद आप उसको बॉयल कर दो, फिर वो गैसेस में ट्रांसफर हो गया। अब अगर आप देखो तो सॉलिड टू लिक्विड मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि ये मेल्टिंग का प्रोसेस है। सो लिक्विड टू गैसेस, दिस इज मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी ये बॉइलिंग पॉइंट का गैस। अब अगर आपने सॉलिड में से डायरेक्ट जाना है गैसेस की तरफ तो आप उसको मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन कर दो, यानी आप इससे सब्लिमेशन का प्रोसेस से भी जानते हो। ठीक है, बस यहाँ पर मोलर हीट लग चुका है। अब वो बेसिकली किस तरह का चेंज आ रहा है? ये एक इथालपी चेंज है, इथालपी। ये किस तरह का चेंज होता है? हमने तो कभी नहीं सुना। ये बेसिकली आपके पास एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म किया जाता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। सबसे पहली बात, यहाँ पर आपके पास एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करवाया जाता है किसके अंदर? एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। और आपके पास कंडीशन क्या आएगी कि यहाँ तो हीट रिलीज होगी
हीट यहाँ तो फिर आपके पास क्या बोलते हैं, हीट रिलीज होगी और जो हीट है आपके पास वो एब्जॉर्ब होगी। तो बेसिकली दिस इज ऑल योर एंथैल्पी चेंज। अब एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस, ये डिपेंड किस पे करता है? सबसे पहली बात इसकी डिपेंडेंस के हवाले से ये डिपेंड करता है इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस पे। किस पे? इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस पर ये डिपेंड करता है। कौन? आपका जो एनर्जेटिक ऑफ फेज चेंजेस। अब डिस्टेंस पर हमें समझ आ गया, डिस्टेंस में यानी कि जितना इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो इंटरमोलिकुलर उनके अंदर डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ही वो ज्यादा होगा, अगर जितना कम होगा उतनी ही वो जल्दी ट्रांसफर हो जाएगी, स्टेट चेंज कर लेगी अपनी। इसके अलावा दूसरी चीज जिस पर ये डिपेंड करता है वो है आपकी एनर्जी। कौन सी एनर्जी? स्पेशली पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जब भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो आपको पता है उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाती है? एक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? ऑफ कोर्स दिस वन इज योर पोटेंशियल एनर्जी। तो these changes required more energy। इन चेंजेस को क्या जरूरत है? These changes require more energy। तो ये सारी की सारी एनर्जीज को प्रोवाइड कौन कर रहा है? आपके पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर हम इसका रिलेशन क्रिएट करना चाहें इन सारे मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन और मोलर हीट ऑफ आपके पास जो है फ्यूजन, तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। इट इज मच मच ग्रेटर देन द मोलर हीट, यानी इसके अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी पाई जाएगी एज कंपेयर टू द मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसके अंदर थोड़ी ज्यादा एनर्जी होगी एज कंपेयर टू द मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। So students, that's all your liquids। आज आपका लिक्विड का चैप्टर यही इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी अपने न्यू चैप्टर के साथ, इंशाल्लाह अपने न्यू वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग।